सोचिए जरा, साल है 1947। भारत आजाद हो गया है। पर ठीक देश के दिल में एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर रियासत है जो कहती है, हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हां, ये कहानी है हैदराबाद की मुख्ती की। और ये सिर्फ एक रियासत के विलय की कहानी नहीं है, ये एक जबरदस्त जनविद्रोह की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया आज़ाद हुआ, वो कौन सी रियासत थी जिसकी आबादी कई देशों से भी ज्यादा थी और जिसने भारत में शामिल होने से साफ मना कर दिया? वो रियासत थी हैदराबाद। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। हैदराबाद उस वक्त साइज और आबादी दोनों ही मामलों में भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। तो जाहिर है, उसका भारत में शामिल होने से मना करना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस कहानी को जो चीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है, वो है वहाँ की आबादी। ज़रा देखिए, लगभग 50% लोग तेलुगु बोलने वाले, 28% मराठी और 22% कन्नड़। तो मतलब एक ऐसी रियासत जहाँ कई भाषाएं बोली जाती थीं। ज़्यादातर आबादी हिंदू थी, लेकिन शासक एक मुस्लिम था। तो चलिए, इस पूरी कहानी को हम परत दर परत खोलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि निज़ाम के राज में जिंदगी कैसी थी। फिर जानेंगे कि कैसे एक जन आंदोलन की चिंगारी भड़की, ये संघर्ष एक सशस्त्र लड़ाई में कैसे बदल गया, और आखिर में वो अंतिम टकराव क्या था। और समझेंगे कि हैदराबाद की आज़ादी का रास्ता बाकी भारत से इतना अलग क्यों रहा। तो पहला हिस्सा, निजाम के अधीन जीवन। विद्रोह की जड़ों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हालात थे कैसे। वो कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से लोगों में इतना गुस्सा भर गया कि एक आंदोलन खड़ा हो गया। देखिए, उस वक्त रियासत पे निज़ाम उस्मान अली खान का राज था। और ये कोई आम राज नहीं था, ये एक तरह की पर्सनल तानाशाही थी। अंदाज़ा लगाइए, रियासत की 10% ज़मीन, जिसे सरफ़े ख़ास कहा जाता था, उससे होने वाली सारी की सारी कमाई सीधे निज़ाम के अपने शाही खर्चों के लिए जाती थी। और आर्थिक शोषण का जो सबसे भयानक रूप था, वो था वेठी नाम की एक प्रथा। ये असल में था क्या? ये एक सिस्टम था, जबरन मजदूरी का, अवैध वसूली का, जिसने गांव के लोगों की जिंदगी को सही मायनों में नर्क बना दिया था। लेकिन बात सिर्फ पैसों या मजदूरी की नहीं थी। दमन के कई और चेहरे थे। कल्चर पर हमला हुआ, स्थानीय भाषाओं को दरकिनार कर उर्दू को ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। धर्म पर भी पाबंदियां थीं। आर्य समाज जैसे आंदोलनों को बुरी तरह कुचला गया। और रही बात राजनीति की, तो सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मुस्लिम आबादी के लिए रखा गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक जन आंदोलन का उदय। सवाल यह है कि इतने दमन और घुटन भरे माहौल में लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कैसे की। ये आंदोलन एक छोटी सी सांस्कृतिक हलचल से एक बड़े राजनीतिक विद्रोह तक कैसे पहुंचा, चलिए देखते हैं। देखिए, ये विद्रोह कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। 1920s के दशक में आंध्र महासभा जैसे ग्रुप्स ने अपनी भाषा और कल्चर को बचाने का काम शुरू किया। फिर 1930s के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर हैदराबाद तक पहुंची और उसने एक पूरी नई पीढ़ी में सियासी जोश भर दिया। और इसी जोश का नतीजा था कि 1938 में बनी हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। लेकिन जैसे ये बनी, निजाम सरकार ने फौरन इसे बैन कर दिया। पर आंदोलन रुकने वाला नहीं था। स्वामी रामानंद तीर्थ की लीडरशिप में स्टेट कांग्रेस ने इस बैन को चुनौती दी और एक सत्याग्रह, मतलब एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पर तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। खुद गांधी जी ने यह सत्याग्रह वापस लेने की सलाह दी। अब सवाल है, क्यों? वजह यह थी कि वो नहीं चाहते थे कि इस पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन को उसी समय चल रहे आर्य समाज के धार्मिक विरोध के साथ मिला दिया जाए। यह आंदोलन को सेक्युलर बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विभाजन और सशस्त्र संघर्ष। कहानी अब एक नए फेज में दाखिल हो रही है। वर्ल्ड वॉर II का समय था और इसी दौर में आंदोलन के अंदर ही दरारें पड़नी शुरू हुईं और संघर्ष ने एक नया, ज्यादा हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया। 1942 के बाद आंदोलन में एक बड़ी फूट पड़ी। ये दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे नेशनलिस्ट, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा समर्थन किया और जिसके चलते उनके सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। और दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट। उन्होंने वॉर की वजह से भारत छोड़ो का विरोध किया। इसका नतीजा, उनके नेता बाहर रहे, आजाद, और उन्हें अपना बेस, अपना जनाधार बढ़ाने का पूरा मौका मिल गया। और कम्युनिस्टों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया।
चूंकि उन पर कोई सरकारी दबाव नहीं था, उन्होंने तेलंगाना जैसे इलाकों में किसानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जबरन मजदूरी के खिलाफ, जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े बड़े और ताकतवर किसान संघर्ष खड़े कर दिए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम और सबसे हिंसक मोड़ पर। भाग 4, अंतिम टकराव। ये साल थे 1947 से 1948 के, जब भारत में विलय को लेकर संघर्ष अपने चरम पर था। इस आखिरी साल में घटनाएं बहुत तेजी से घटी। जून 1947 में निजाम ने ऐलान कर दिया कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क है। इसके जवाब में अगस्त में जॉइन इंडियन यूनियन का जोरदार संघर्ष शुरू हुआ। नवंबर में निजाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन तो किया, लेकिन ये सिर्फ वक्त काटने की एक चाल थी। और आखिरकार सितंबर 1948 तक आते आते हालात इतने बेकाबू हो गए कि इंडियन आर्मी को दखल देना पड़ा। इसी दौर में एक नाम सामने आया जो आतंक का दूसरा नाम बन गया, रज़ाकार। ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बेहद हिंसक पैरामिलिट्री फोर्स थी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इन्हें खुद निजाम की सरकार ने हथियार दिए थे। इनका काम था जो भी भारत में विलय की बात करे उसे कुचल देना और आम लोगों में दहशत फैलाना। लेकिन रज़ाकारों के इस आतंक के सामने भी लोगों का हौसला नहीं टूटा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20,000 से भी ज्यादा। इतने सत्याग्रही उस आखिरी जॉइन इंडियन यूनियन आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए थे। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। और जब रज़ाकारों की हिंसा सारी हदें पार करने लगी तो जवाब में आंदोलन को भी हथियार उठाने पड़े। अब चाहे वो स्टेट कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, दोनों ने ही लोगों को बचाने के लिए अपने हथियारबंद कैंप बना लिए। और सिर्फ बचाव ही नहीं, उन्होंने पुलिस स्टेशनों और मिलिट्री आउटपोस्ट पर छापे मारने भी शुरू कर दिए। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, स्वतंत्रता का एक अलग रास्ता। यहां हम ये समझेंगे कि आखिर हैदराबाद का संघर्ष भारत की आज़ादी की बाकी लड़ाइयों से इतना अनोखा, इतना अलग क्यों था। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में समझा जा सकता है कि संघर्ष के वो तरीके जो ब्रिटिश इंडिया में कारगर थे, जरूरी नहीं कि वो हैदराबाद जैसी रियासतों में भी उतने ही असरदार साबित हों। तो बुनियादी फर्क क्या था? देखिए, ब्रिटिश इंडिया में सरकार दमन तो करती थी, पर फिर भी थोड़ी बहुत सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक आज़ादी थी। लेकिन हैदराबाद जैसी रियासतों में क्या था? वहां थी पूरी तरह से तानाशाही, जहां ऐसी कोई आज़ादी नहीं थी। और यही वजह है कि जहां ब्रिटिश इंडिया में अहिंसक सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार बना, वहीं हैदराबाद में हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करना एक मजबूरी बन गया। यहां लड़ाई किसी बाहरी औपनिवेशिक ताकत से नहीं, बल्कि अपने ही एक निरंकुश शासक से थी। तो आखिर में हैदराबाद की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी आज़ादी की लड़ाई का सामना एक एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी यानी एक पूरी तरह से निरंकुश तानाशाही से होता है, तो उस लड़ाई का तौर तरीका और उसकी प्रकृति कैसे बदल जाती है। और यही वो सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक ज़रूरी सबक बना देता है।